था पिछले। अभी तक हमने एंटिटी फ्रेमवर्क विथ सी शार्प किया, या एंटिटी फ्रेमवर्क विथ डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज किया था। क्या किया था हमने? एंटिटी फ्रेमवर्क विथ डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज किया था। बट डॉटनेट में पहले डॉटनेट फ्रेमवर्क चलता था, हमने सी शार्प भी डॉटनेट फ्रेमवर्क ही किया, बट इनफैक्ट हमने एडीओ डॉटनेट भी डॉटनेट फ्रेमवर्क किया था। बट डॉटनेट फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा लिमिटेशन जो है ना, वो क्या है? डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो विंडोज बेस्ड, विंडोज प्लेटफॉर्म बेस्ड है। इसलिए नाउअडेज डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज नहीं होता जाता। अब मार्केट में अगर नया प्रोजेक्ट भी बनता है ना अभी, और डॉटनेट फ्रेमवर्क में नहीं बनता, उसके लिए यूज किया जाता है नाउअडेज डॉटनेट कोर। डॉटनेट कोर का बेनिफिट क्या है? तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड होंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या? कि वो लिनक्स, विंडोज, मैक कहीं पे भी चलेंगे। तो डॉटनेट कोर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम अगर एप्लीकेशन विंडोज प्लेटफॉर्म पे भी बनाते हैं तो उसको हम लिनक्स, मैक कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बट अगर डॉटनेट फ्रेमवर्क से कोई एप्लीकेशन हम बनाएंगे तो इट विल बी रनिंग ओनली ऑन अ विंडोज प्लेटफॉर्म। तो आज से आगे वी विल डू द सेम थिंग जो सी शार्प में किया है, एंटिटी फ्रेमवर्क में किया है, वो सब कुछ सेम काम करेंगे। इनफैक्ट हम आगे एमवीसी भी पढ़ेंगे, पर वो सब कुछ पढ़ेंगे अभी डॉटनेट कोर के अंदर, क्योंकि अभी इसके आगे हम जो एप्लीकेशंस बनाएंगे वो एप्लीकेशंस हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म बनेंगे। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट कोर में मेन डिफरेंस ये है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क विंडोज बेस्ड है और डॉटनेट कोर जो क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड है। दूसरा डिफरेंस जो है, डॉटनेट फ्रेमवर्क में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे ना, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे पैकेजेस पहले आते हैं। तो कुछ पैकेजेस अगर पहले आएंगे ना, जिसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, जिसकी वजह से एप्लीकेशन स्लो भी होता है। डॉटनेट कोर क्या करता है? एकदम लाइट वेटेड प्रोजेक्ट बनाता है, मतलब इनिशियल स्टेज पे बस बेसिक पैकेज होंगे, और बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप पैकेज डाउनलोड करोगे। जैसे भी एंटिटी फ्रेमवर्क का एग्जांपल ले लो, जैसे भी एंटिटी फ्रेमवर्क पैकेज था नहीं इसलिए आपने ऐड किया। तो डॉटनेट कोर में किसी भी प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क है नहीं इनबिल्ट, हर बार आपको ऐड ही करना पड़ेगा। तो ये ऐसे पैकेजेस कैसे ऐड करते हैं, डॉटनेट फ्रेमवर्क को, सॉरी, कोर को कैसे यूज करेंगे, ये हमें यहाँ पे देखना है। बस बेनिफिट समझ लो डॉटनेट फ्रेमवर्क का क्या है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये क्या होगा? विंडोज, लिनक्स, मैक कहीं पे भी चलेगा। बट अगर हम डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो ये इट विल रनिंग ओनली ऑन अ विंडोज प्लेटफॉर्म। समझ में डिफरेंस? डॉटनेट फ्रेमवर्क और का डिफरेंस समझा? तो अभी ये कैसे यूज किया जाता है देख लो। सो स्टार्टिंग विद विजुअल स्टूडियो, अगर मुझे कंसोल एप्लीकेशन लेना है डॉटनेट कोर का, तो कैसे लूंगा देख लो। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अभी तक हम क्या सिलेक्ट करते आ रहे हैं? हम सिलेक्ट करते आ रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करूँ ना कंसोल ऐप, देख लो हमें यहाँ तक अभी ये वाला मिलता था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, सी शार्प विंडोज बेस्ड था बस। अब ऊपर देख लो, सी शार्प, लिनक्स, मैकओएस, विंडोज, ये वीबी वाला है, ये सी शार्प वाला है। तो डिफरेंस क्या? ये भी कंसोल ऐप है, ये भी कंसोल ऐप है, बस डिफरेंस क्या? ये विंडोज प्लेटफॉर्म बेस्ड है और ये लिनक्स, मैक, विंडोज कहीं पे भी चलेगा। तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं बोलूंगा नेक्स्ट। कंसोल एप्लीकेशन दे रहा बट कोर वाला, जो भी नेम देना दे दो, मैंने उसको क्रिएट कर नेक्स्ट बोला। अब देख लो डॉटनेट फ्रेमवर्क में जो वर्जन था ना 4.8 था, 4.7 था। डॉटनेट कोर में वर्जन है 8.9 ऐसे। तो लेटेस्ट वर्जन इसमें 9 है, बट अब फिलहाल 6 देखेंगे लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सॉरी 8 देखेंगे, नॉट 6। 6 का भी आउट ऑफ सपोर्ट हो गया, 8। तभी और वर्जन कौन सा लेंगे? 8। तो अगर हम डॉटनेट फ्रेमवर्क को देखेंगे तो डॉटनेट फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 4.8.1, और डॉटनेट कोर का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? वो है 9।
तो अभी हम यूज कर रहे हैं 8 वर्जन, इसको LTS बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्रिएट। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देख लो क्या क्या डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। सर हे एक्झॅक्ट म्हणजे काय आहे समजलं नाही. काय आहे म्हणजे समजलं, काय आहे ते समजलं नाही. म्हणजे हे म्हणजे एंटिटीचा पार्ट घेतंय की म्हणजे काय कोर म्हणजे ते एक्झॅक्ट मॅडम आपण नाही कन्सोल कळलं काय ऍप्लिकेशन चाललंय बनवलं, ते. हां. आपण कन्सोल ऍप्लिकेशन बनवताना काय सिलेक्ट केलं मला सांगा. आपण कन्सोल ऍप्लिकेशन आता ह्यातलं काय सिलेक्ट केलं आपण. सर्च बॉक्स मध्ये मी सर्च केलं कन्सोल ऍप, तेव्हा काय सिलेक्ट केलं, हे वाला सिलेक्ट केलं तर येस. प्रत्येक वेळेस हेच घेतलं डॉटनेट आपण. फ्रेमवर्क. हां, बरोबर. हाँ, अब इसमें ठीक से देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ये किस प्लेटफॉर्म पे चलेगा. विंडोज. ओनली वन विंडोज. ये लिनक्स पे चलेगा क्या, फिर नहीं चलेगा ना. येस. हम अलग कुछ नहीं सीख रहे, हम कंसोल एप्लीकेशन ही सीख रहे जो सी शार्प में था. हम एडीओ डॉट नेट सीख रहे हैं, हम एंटिटी फ्रेमवर्क ही सीख रहे हैं, और हम एमवीसी ही सीख रहे हैं. बस अभी तक जो कंसोल एप्लीकेशन सीखा था या एंटिटी फ्रेमवर्क सीखा था, वो जो सीखा था वो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे था. डॉट नेट फ्रेमवर्क का लिमिटेशन ये कि वो ओनली विंडोज प्लेटफॉर्म बेस्ड था. अब हम सेम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे, हम कंसोल एप्लीकेशन यूज करेंगे, या आगे जाके हम एमवीसी एप्लीकेशन बनाएंगे, बट वो विंडोज बेस्ड नहीं होंगे, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड होंगे, जो लिनक्स मैक कहीं पे भी चलेंगे. ओके. समझ में आया? येस. तो इसके लिए मैंने अलग कुछ नहीं किया मैडम, कंसोल एप्लीकेशन ही सिलेक्ट किया है. ओके. कंसोल एप्लीकेशन में मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, जो भी प्रोजेक्ट का नहीं मैं नेक्स्ट कर रहा हूं. पहले यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क का वर्जन आता था, अब डॉट नेट कोर का आ रहा है. अगर मैं ओके. बैक जाके मैं कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देख लो मुझे वर्जन क्या बोल रहा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क का 4.8.1 या अलग अलग. So all these are .NET framework versions. And when I go back and if I select console app with this one, अब मैं इसको डबल क्लिक करूं तो अब देख लिया मुझे क्या बोल रहा है. It asks me to select any one of this. ओके. समझ में आया क्या ही है. येस. तो हम नया टॉपिक कुछ नहीं सीख रहे, हम एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर ही है. बस हम पहले जो एंटिटी फ्रेमवर्क .NET फ्रेमवर्क पे बनाते थे प्लेटफॉर्म पे, जो कि विंडोज बेस्ड था ओनली, अब हम ऐसा बना रहे जो क्रॉस प्लेटफॉर्म रहेगा. ओके. करेक्ट. अब देख लो इसमें जैसे मैंने ऐड किया ना, तो यहाँ पे देख लो एक फाइल आ गई प्रोग्राम डॉट सी एस, और पहले इसमें ना देख लो मेन वगैरह आता था, क्लास आता था, इसमें कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लो, और इसको मैं रन करूँ ना, देख लो मैंने डायरेक्ट रन कर दिया. डायरेक्ट रन करने के बाद मुझे डायरेक्ट आउटपुट भी आएगा, देख लो आगे हेलो वर्ल्ड. तो येस. मेरे पास क्लास भी नहीं है तो भी वर्क हो रहा है. किसमें? डॉट नेट कोर में. समझ में है? अगर येस. आपको आपका प्रॉपर कोड करना है तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते. आप बना दो नेम स्पेस, कोई भी एक नेम दे दो, माय नेम स्पेस वगैरह. फिर आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे पब्लिक क्लास, आप प्रोग्राम बनाओगे, इसमें बनाना पड़ेगा उसमें रेडीमेड का. फिर उसके बाद क्या बोलोगे आप, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. इसके पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक वॉइड ऐड वगैरह. कंसोल डॉट राइट लाइन में जस्ट मैं बोल दूं वेलकम टू ऐड मेथड. तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे. कोड में ज्यादातर कुछ चेंज है ही नहीं. प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम एंड p डॉट, बस. अब मैं रन करता हूं. करेक्ट है. तो येस. कोड में कुछ भी चेंज दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं ना. समझे?
यस। अब इसमें हमें एंटिटी फ्रेमवर्क कैसे यूज करना ये देखो। पहले इसमें हम क्या करते थे डॉट नेट फ्रेमवर्क पे, इसको राइट क्लिक करके डायरेक्ट बोलते थे ऐड, फिर न्यू आइटम, फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते थे डेटा, एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट टारगेट फ्रेमवर्क डज नॉट कंटेन एंटिटी फ्रेमवर्क रन टाइम असेंबली। मतलब ये डॉट नेट कोर है, डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं। और डॉट नेट कोर क्या बोलता है कि कोई भी फाइल आपको ऐड करनी है ना, तो आप ऐसे ऐड मत करो एंटिटी फ्रेमवर्क का। आपके पास एक कंसेप्ट यूज किया है यहाँ पे, और वो है कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, विथ कमांड्स वी कैन जनरेट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। तो हम क्या करेंगे, विथ कमांड हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जनरेट करेंगे। पहले हमने मैन्युअली किया था, यहाँ पे कोड जनरेट करना होता है। बट जैसे हमने जितनी भी नेम स्पेसेस डॉट नेट फ्रेमवर्क पे यूज किए थे, वो सारे नेम स्पेसेस सिस्टम डॉट करके थे। कोई भी एक एप्लीकेशन अगर मैं प्रीवियस वाला ओपन करूँ ना, कोई भी एक एप्लीकेशन, चलो ये वाला रिकर्सिव फंक्शन का करता है, देख लो प्रीवियस वाले किसी भी प्रोजेक्ट में देख लो, जो भी नेम स्पेसेस थे ना, देख लो एक बार। ये ऊपर देख लो, जितने भी नेम स्पेसेस उसमें यूजिंग सिस्टम डॉट करके होता था। ये जब भी आपको सिस्टम डॉट करके दिखेगा ना, तो समझ लेना ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का है। और डॉट नेट कोर में ज्यादातर पैकेजेस या ज्यादातर नेम स्पेसेस माइक्रोसॉफ्ट से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट करके आएंगे। अब एंटिटी फ्रेमवर्क पे अगर आपको वर्क करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क पे अगर आपको वर्क करना है, तो आपको 3 अलग अलग पैकेज की जरूरत पड़ेगी, जो आपको हर प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था, डॉट नेट कोर ए लाइट वेटेड एप्लीकेशन है, तो इसमें कोई भी पैकेज नहीं है इनिशियल स्टेज पे, इसमें कोई भी पैकेज नहीं है। तो इसमें हम पैकेजेस ऐड करते जाएंगे, तो जितने प्रोजेक्ट लोगे उस हर प्रोजेक्ट में आपको पैकेजेस ऐड करने पड़ेंगे। अब अगर मुझे डेटाबेस पे वर्क करना है एंटिटी फ्रेमवर्क पे, तो मुझे टोटल 3 नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, 3 पैकेजेस की। तो कौन से देख लो, तो मैं बोलता हूं टू वर्क विथ एंटिटी फ्रेमवर्क यूजिंग डॉट नेट कोर वी रिक्वायर 3 पैकेजेस। कौन से 3 पैकेज, उसमें से पहला है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। ये पहला नेम स्पेस है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। सिमिलरली और दो है, एक है टूल्स और दूसरा है डिजाइन। तो इन तीनों को आप चाहिए तो एसटीडी करके याद रखो। एस मतलब एसक्यूएल सर्वर, टी मतलब टूल्स, डी मतलब डिजाइन। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, अभी डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क विद कंसोल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आगे जाके हम एमवीसी में भी इसको यूज करेंगे, उस टाइम पे भी 3 पैकेज जरूर। तो ये तीनों पैकेज कैसे इंस्टॉल करोगे वो देख लो। मैंने डॉट नेट कोर का जो प्रोजेक्ट लिया है, प्रॉपर्टीज में जाके उसका वर्जन में चेक करूंगा, उसका वर्जन क्या है, 8 है, देख लो यहाँ पे। तो जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे वो 8 या उससे कम चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो कैसे पैकेज इंस्टॉल करोगे देख लो, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके आप बोलोगे मैनेज नोगेट पैकेजेस, सेम जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क में भी किया था। फिर ब्राउज करो, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे पहला पैकेज सर्च करो, एसक्यूएल सर्वर, और एंटर करो। अब देख लो यहाँ पे क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। इसका स्टेबल वर्जन बता रहा है 9, बट हमें चाहिए 8। तो देख लो ऐसे बहुत सारे वर्जन इसमें, तो मैं 8.0.0 लेता हूँ एंड इंस्टॉल करूँ, अप्लाई करूँ, एक्सेप्ट करूँ,
तो देख लो मेरा एक पैकेज देख लो यहाँ पे ऐड हो गया, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। सिमिलरली दूसरा सर्च करता हूँ टूल्स, तो देख लो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, वापस सेम मैं सिलेक्ट करूंगा 8 वर्जन। सिमिलरली मैं यूज करता हूँ डिजाइन। तो मैंने ये तीनों पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल किए। यहां तक समझ में तीनों पैकेज कैसे इंस्टॉल किए मैंने। यस सर। अब हमें क्या करना है, एक स्कैफोल्ड का कमांड करना है, मतलब इन तीनों पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक कमांड मिलता है। कौन सा कमांड है देख लो, कमांड का नाम है स्कैफोल्ड डैश डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे। कमांड कैसे लिखेंगे, स्कैफोल्ड डैश डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये फिक्स है, ये कहां से मिलेगा, जब आप टूल्स इंस्टॉल करते हो ना। आप देख लो, जब आपने नोगेट पैकेज मैनेजर बोला था पैकेजेस, आपने यहाँ पे टूल्स सिलेक्ट किया था, देख लो ये टूल्स, तो उस टाइम पे यहाँ पे ना आपको अलग अलग ऑप्शंस मिले थे, उसी में कहीं ना कहीं आपको डीबी कंटेक्स ये मिलेगा, स्कैफोल्ड, देख लो स्कैफोल्ड डैश डीबी कंटेक्स, ये क्या बोल रहा है, जनरेट डीबी कंटेक्स एंड एंटिटी टाइप क्लासेस फॉर स्पेसिफाइड डेटाबेस, तो ये क्या करेगा, क्लासेस जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद ये प्रोवाइडर रखेंगे आपका, मतलब ये कहाँ से लेगा, एसक्यूएल सर्वर से। फिर उसके बाद आगे लिखा जाता है डैश आउटपुट डीआईआर, मतलब इससे जो क्लासेस वगैरह जनरेट होंगे वो कहाँ स्टोर होने चाहिए, तो मैं आगे लिखता हूँ डबल कोट्स में फोल्डर में, मतलब उस फोल्डर के अंदर स्टोर होने चाहिए। फिर आगे लिखो डैश टेबल, फिर डबल कोट्स में मैं लिखूंगा टेबल नेम, कुछ इस तरह। तो ये कमांड हमें यूज करनी है। तो देख लो कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, टूल्स में जाओ, नोगेट पैकेज मैनेजर एंड पैकेज मैनेजर कंसोल, ये पैकेज मैनेजर कंसोल ऐसे नीचे ओपन हो जाएगा, इसको सीएलएस करो तो क्लीन भी हो जाएगा। तो इस पैकेज मैनेजर कंसोल पे ये कमांड लिखना है, देख लो कैसे लिख रहा हूं, और ठीक से समझ लेना इसको। देख लो स्कैप फोल्ड, ये आपको हर एक प्रोजेक्ट में डेली बेसिस पे रखना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट स्पेस देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको पैरामीटर्स पता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग। हमारा क्या होता है, एसक्यूएल डॉट नेट फ्रेमवर्क में डेटा सोर्स होता है, ये क्या बोलता है, डेटा सोर्स की जगह आप डायरेक्ट सर्वर का नेम बोल दो, इनिशियल कैटलॉग होता है उसके जगह पे आप डायरेक्ट बोल दो डेटाबेस का नेम। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी होता है, यहाँ पे ट्रस्टेड कनेक्शन आप बोल दो, और ये ऑलवेज ट्रू होगा। और एक होता है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इक्वल टू ट्रू। अब ये ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करते हो ना, देख लो जब आप एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करते हैं, तो देख लो ये जब कनेक्शन विंडो आता है ना, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे देख लो एक चेक बॉक्स होता है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इसको अनटिक करो और कनेक्ट करो, देख लो ये कनेक्ट ही नहीं होता, इसको टिक करना पड़ता है, फिर कनेक्ट बोलना पड़ता है, तब जाके कनेक्ट होता है, तो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को आपको ट्रू रखना पड़ता है। तो ये चारों पैरामीटर कैसे पास करोगे देख लो, तो यहाँ पे डबल कोट्स में आप बोलोगे सर्वर इक्वल टू आपके एसक्यूएल सर्वर का नेम, सो कॉपी करता हूँ यहाँ से पेस्ट करो, सेमीकोलन, डेटाबेस इक्वल टू आपके डेटाबेस का नाम, तो मैं कोई एक डेटाबेस लेता हूँ यहाँ से, सो इसको एक्सपांड करो, कॉलेज डीबी या कोई एक डेटाबेस लेता हूँ जिसमें टेबल होगा, सो मैं यहाँ से लेता हूँ कॉलेज डीबी, चलो ठीक है, टेबल्स में मैं टेबल चेक करूँ,
स्टूडेंट्स करके देखता हूँ इसमें रिकॉर्ड्स है क्या। चलो है, तो कॉलेज डीबी लेता हूँ मैं डेटाबेस का नाम। फिर लिखेंगे ट्रस्टेड कनेक्शन। तो यहाँ पे एडियो डॉट नेट में जो करते थे ना इनिशियल कैटलॉग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रू, देन ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू, फिर आगे प्रोवाइडर का नेम, जैसे ये बनाया स्कैफोल्ड जीबी कॉन्टेक्स्ट के बाद आप क्या करोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग लिखोगे। उसके बाद ये नेम लिखना है को प्रोवाइडर का, फिक्स यही रहेगा, एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं टाइप करूंगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। फिर लिखेंगे डैश आउटपुट dir। अब कहां पे रखेंगे, तो मैं बोलता हूँ डेटा नाम का, तो यहाँ पे डेटा नाम का एक फोल्डर बनना चाहिए, उसमें ये स्टोर रहेगा। डैश टेबल, कौन सा टेबल स्टोर करना है, तो टेबल का नाम क्या बताया यहाँ पे, ओनली स्टूडेंट्स। तो देख लो, सो ये पूरा कनेक्शन आ गया मेरा। अब मैं एंटर करता हूँ, देख लो क्या होता है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे देख लो डेटा नाम का एक फोल्डर बनेगा, अगर सब कुछ सही है तो। बिल्ड सक्सेड हो रहा है, प्रोजेक्ट को पहले बिल्ड करके रखना होता है, बिल्ड सक्सेड होगा तो ही प्रोजेक्ट ये स्कैफोल्ड होगा, अदरवाइज नहीं। तो देख लो इसने कुछ कोड जनरेट कर दिया, यहाँ पे देख लो डेटा नाम का फोल्डर बन गया, इसमें आपका क्लास मॉडल में कन्वर्ट हो गया, और आपका जो टेबल है वो यहाँ पे, सॉरी डेटाबेस जो है उसका एक कंटेक्स्ट फाइल बन गया, वहां पे एंटिटीज करके लगता था, यहाँ पे कंटेक्स्ट करके लगता। तो ये आपका ऐसा एक स्कैफोल्ड का कमांड बनेगा, जो कि मैं यहाँ पे नोट पैड पे रखता हूँ। समझ में आया क्या किया मैंने। समझे ना यहाँ तक। आप वीडियो यस देख सर। के वापस एक बार ट्राई करो और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ सर। अब ये बनने के बाद ये देख लो टेबल आपका क्लास में कन्वर्ट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाएंगे। तो ग्लोबली हम कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंटेक्स्ट क्या नाम है, कॉलेज डीबी कंटेक्स्ट। वो नेम स्पेस कौन सा डेटा है, तो ऊपर क्या करो, नेम स्पेस ऐड करो। अब क्या बोलो इसके ऊपर, यूजिंग आपके प्रोजेक्ट का नाम डॉट डेटा, क्योंकि उस फोल्डर के अंदर है ना वो, इसलिए। तो आप देख लो कॉलेज डीबी कंटेक्स्ट डीबी बोला इक्वल टू न्यू कॉलेज डीबी कंटेक्स्ट, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। चलो पहला फंक्शन बनाता हूँ डेटा फेच का, एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड देख लो कैसे है। पब्लिक वॉइड फेच स्टूडेंट्स, मुझे डेटा पूरा फेच करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, देख लो मॉडल आ गया, lst इक्वल टू db डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट। तो मेरा डेटा कुछ इस तरह मुझे मिल जाएगा, बस कुछ भी चेंज नहीं, जो पहला है वही है। अब प्रिंट करते, प्रिंट में क्या करेंगे, फॉर ईच स्टूडेंट एस इन lst। फिर मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे एस डॉट, क्या करेंगे, पहला कॉलम रोल नंबर, फिर देख लो एस डॉट नेम, एस डॉट क्वालिफिकेशन। स्कैफोल्ड में देख लो उसने हर एक कॉलम का वेरिएबल, जो भी कॉलम का नेम है उसका इनिशियल कैरेक्टर कैपिटल बना दिया ऐसे। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पी डॉट फेच स्टूडेंट्स। अब रन करता हूँ, देख लो। तो कुछ चेंज नहीं है एंटिटी फ्रेमवर्क में, बस पहले वाले स्टेप्स है उसकी जगह पे कमांड्स यूज कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक। येस सर. सर हे डेटाबेस फर्स्टच ये आहे भी का, डीबी जे फर्स्ट, की कोर हाँ मध्ये डीबी केलंय फर्स्ट असं आहे है। का? ओके. फक्त कोर हाँ मध्ये कोर केलंय में, ना? ठीक है, समझ में आया ना। येस सर. अब ऐड करेंगे स्टूडेंट को,
ऐड करने के लिए हार्ड कोडेड कैसा कर सकता हूँ, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, पैरेंथेसिस के बाद तुरंत करली ब्रैकेट में आप डेटा रख सकते हैं। क्या रखना है, नेम, तो नेम में लिखता हूँ सागर। क्वालिफिकेशन, मैं क्वालिफिकेशन उसका एमएस से रखता हूँ। परसेंटेज में उसका 99 रखता हूँ। अब ये डेटा ऐड कैसे करोगे, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड एंड डीबी डॉट सेव, तो ऐड स्टूडेंट। अब मैं फेच के बाद ऐड स्टूडेंट कॉल करता हूँ और मैं वापस पी डॉट फेच स्टूडेंट्स। अब देखते क्या होता है, पहले क्या होगा, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड दिखेगी, फिर ऐड होके नया रिकॉर्ड दिखेगा। देख लो, देख लो लास्ट में नहीं क्या था, सागर ही था, हाँ करेक्ट। समझ में आया? क्लियर है ऐड कैसे करते हैं। हेलो, यस सर। हाँ। अब आईडी के बेसिस पे फेच कैसे करेंगे, देख लो। सो फेच स्टूडेंट बाय आईडी, आईडी के बेसिस पे फेच करेंगे। या फिर पहले एक काम करते हैं, यूजर से डेटा लेते हैं। ये सेम फंक्शन मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। ऐड स्टूडेंट बाय यूजर इनपुट, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे पहले यूजर को मैसेज देने पड़ेंगे, जैसे कि पहला देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर स्टूडेंट का नेम। तो मैं क्या करूँ, स्ट्रिंग एन इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट का नेम एक्सेप्ट होगा। वैसे क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटर क्वालिफिकेशन, तो उसके लिए क्यू बोल दूं। फिर परसेंटेज भी तो चाहिए, इंटर परसेंटेज, परसेंटेज पॉइंट में आएगा, इसलिए फ्लोट पी इक्वल टू फ्लोट और आगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 ब्रैकेट में कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये तीनों भी मिले तो यहाँ पे पास करेंगे, जैसे नेम की जगह एन पास कर दूं, क्वालिफिकेशन की जगह क्यू पास करूँ, और परसेंटेज की जगह हम पी पास करेंगे, लाइक दिस। बस सब कुछ सेम। और यहाँ पे चाहे तो मैसेज दे दो, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे बोलता हूँ पी डॉट एड स्टूडेंट बाय यूजर। तो हमने एक्सेप्ट कर दिया, अब उसको प्रिंट करेंगे, देख लो। अब क्या पूछ रहा है, इंटर स्टूडेंट नेम, तो चलो स्टूडेंट नेम देता हूं मैं कुछ, महेश। क्वालिफिकेशन बीबीए, परसेंटेज देता हूं मैं 67। स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, और देख लो महेश 67। ये कैसे प्रिंट करते हैं, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। एक्सेप्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, आईडी के बेसिस पे लेना है, तो देख लो कैसे ले सकता हूँ, स्टूडेंट एस इक्वल टू डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। अब ऐसा फाइंड करके या फिर कोई भी एक आईडी पास कर सकते हैं। चलो टेबल में देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये मेरा टेबल है, 43 है, चलो 42 को चेंज कर दो, 42। तो पहले उसका रिकॉर्ड देखेंगे हम। देख लो मैंने डायरेक्ट प्रिंट किया, पेज बाय आईडी। इन तीनों को भी कमेंट करो, अगर मैं पी डॉट पेज बाय, कुछ इस तरह। अब देख लो, मैंने हार्ड कोड वैल्यू दिया है 42, तो 42 का रिकॉर्ड ये हमें शो करके देगा। और उसी रिकॉर्ड को अगर आपको डिलीट करना है तो क्या कर सकते हो, आईडी के बेसिस पे तो स्टूडेंट को फाइंड आउट करना ही है, जैसे ये किया है। आईडी के बेसिस फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करो, उसको डिलीट करो। कैसे, डीबी डॉट
स्टूडेंट्स डॉट रिमूव डीबी डॉट सेव चेंजेस और आप बोलोगे स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो जो लास्ट टाइम किया हमने वही सेम काम कर रहे हैं। तो ये डिलीट के लिए किया हमने। और अपडेट के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही सेम आईडी के बेसिस पे रिकॉर्ड फेच करेंगे, देख लो। और यहाँ पे रिमूव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एस डॉट क्या चाहिए आपको, अगर आप बोलते नेम चेंज कर, 42 का नेम क्या है, 42 का नेम है सागर, तो उसको मैं सागर जाधव करना चाहता हूँ। एंड एस डॉट परसेंटेज, जिसको मैं कितना रखा था 99, तो उसको 89 करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट बोलूंगा, अपडेट डायरेक्ट फंक्शन है मेरे पास, और इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसको पास करूँ। तो रिकॉर्ड अपडेट होके मैसेज देगा स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, डिलीट नहीं अपडेटेड। चेक करते देख लो। तो पी डॉट फेच बोलूंगा मैं, ऑल पी डॉट अपडेट स्टूडेंट एंड पी डॉट अगेन ऐसे। तो देखते हो क्या होता है, देख लो। रिकॉर्ड था 52 वाला, सी सागर, और उसका 52 में क्या आ गया, सागर जाधव MSc। सो दिस इज हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड। और डिलीट कर रहा तो डिलीट वाले कॉल करो। और डिलीट में अगर यहाँ पे पैरामीटर पास करते हो आप इंट रोल नंबर, और यहाँ पे 42 की जगह डायरेक्ट रोल नंबर बोलोगे ऐसे। तो यहाँ पे जब आप कॉल करोगे डिलीट वाले को, यहाँ पे देख लो, पी डॉट डिलीट स्टूडेंट, और अंदर आप पास करते 43, तो क्या होता है देख लो, देख लो 43 वाला मेरा जो रिकॉर्ड है ना वो डिलीट। समझ में आया? सर मला एक क्वेश्चन हाँ। होता. मी जेव्हा प्रोडक्टचा टास्क करत होते हम्म, ना एंटिटी हम्म, मध्ये, तर तेव्हा आपण हार्ड कोडेड व्हॅल्यू देऊन ऍड अपडेट डिलीट केलं ठीक है। होतं. म्हणजे जो रोल नंबर आहे त्यावरून डिलीट करायचं, जसं की आता इथं आपण हम्म, केलं. तर त्याच व्हॅल्यू जर मला असं डायनामिकली पाहिजे हम्म, असतील तर आपण असं युजर थ्रू घेऊन इनपुट घेऊन करावं करावं लागतं, लागेल हो का? हो, जसं आता मी केलं ना सेम असंच। ओके. ठीक है, चलेगा, करो यहाँ तक फिर, है ना। ठीक है, हेलो, ठीक है येस ना। सर. येस. चलो, करो यहाँ तक फिर, ठीक है।